नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बुलेटिन का मॉर्निंग शो। आज 17 सितंबर 2025 है। दुनिया का हाल देखिए। जहां ताकतवर देश बम और मिसाइलें गिन रहे हैं, वहीं आम लोग लाशें गिनने को मजबूर हैं। रूस ने यूक्रेन पर 84 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी। जेलेंस्की का दावा है कि सुमी बॉर्डर पर रूसी फौज को पीछे धकेल दिया गया। गजा में पुराना खेल दोहराया गया। हमास ने बंधकों पर चाल चली और आईडीएफ उलट गया। नेतन्याहू और रूबियो की मुलाकात हुई और उसी दौरान गजा सिटी पर बम गिरे, जिसके नतीजे में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। तेहरान से बड़ा बयान। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इजराइल पर निशाना साधते हुए मुस्लिम देशों से कहा, फौरन रिश्ते तोड़ो। आईएमए ईरान ने साफ कहा, हमारी न्यूक्लियर साइंस को मिटाना नामुमकिन है। वहीं अमेरिका वही पुराना राग अलाप रहा है, तबाह कर दो। यही है आज की दुनिया, हथियारों की सियासत और इंसानियत का जनाजा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से हमें देख रहे हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटों में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 5 लोग मारे गए और 45 घायल हुए। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 84 शाहिद टाइप ड्रोन और S-300 मिसाइलें दागी। इनमें से 79 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन 22 ड्रोन और तीनों मिसाइलें 13 ठिकानों पर जा गिरीं। नतीजा, डोनेत्स्क प्रांत में 2 लोगों की मौत और 20 घायल। कुल मिलाकर इस हमले में 5 मौतें और दर्जनों जख्म। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि सुमी बॉर्डर पर उनकी सेना ने रूस को पीछे धकेला। ये वही इलाका है जहां महीनों से रूसी फौज जमीन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जेलेंस्की ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर के हवाले से कहा कि डोनेत्स्क और खार्किव में रूस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सवाल वही है, कितना नुकसान रूस का और कितना यूक्रेन का, क्योंकि हर दिन दोनों तरफ गोलाबारी होती है और हर दिन दोनों तरफ मौतें गिनी जाती हैं। अब नजर गजा पर। हमास ने एक नई और खतरनाक चाल चली। उसके लड़ाके सुरंगों से बाहर निकले और उनके साथ हैं इजरायली बंधक। दिक्कत यह है कि अब आईडीएफ चाहे जितने बम बरसाए, खतरा यही है कि कहीं अपने ही लोगों को मलबे में दबा दे। ये युद्ध अब सिर्फ गजा की गलियों तक नहीं रहा है, इजराइल की सियासत का हिस्सा बन चुका है। यही है आज की दुनिया। यहाँ हथियार ज्यादा बोलते हैं, इंसानियत कम। दावों की गूंज ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन सच की आवाज हमेशा दबा दी जाती है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा सिटी में बड़े ऑपरेशन से पहले हमास ने बंधकों को सुरंगों से निकालकर ऊपरी घरों और टेंटों में पहुंचा दिया, ताकि इजरायली फौज उन इलाकों में सीधे ऑपरेशन कर सके, क्योंकि यही वे जगहें हैं जहां अक्सर बमबारी होती है। आईडीएफ ने एक बंधक गाय गिलबोआ दलाल की मां को बताया कि उनका बेटा अब सुरंग में नहीं बल्कि गजा सिटी में जमीन पर है। हाल ही में हमास ने उसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो कार की पिछली सीट पर दिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे गजा के कई इलाकों में उसी कार में घुमाया गया। यानी हमास गजा सिटी में एक तरह का घात तैयार कर रहा है। रणनीति साफ है, आम लोगों की मौत को सामने रखकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना ताकि ऑपरेशन रुक जाए। जिनमें सब जायज है, शायद यही हमास की सोच है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास उत्तरी गजा के लोगों को दक्षिण जाने से रोक रहा है, क्योंकि अगर लोग एक बार चले गए तो शायद अपनी जमीन पर कभी न लौट पाएं। दूसरी ओर इजरायली सेना ने जबालिया और अल रिमाल जैसे इलाकों के लोगों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। खान यूनिस और अल मवासी जैसे तथाकथित मानवीय जोन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक करीब 1.25 लाख लोग गजा सिटी छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ पलायन नहीं, बल्कि एक विशाल हिजरत है जो हर दिन हर घंटे जारी है। अगली खबर, इजरायली बमबारी ने आज गजा सिटी में कई इमारतों को फिर मलबे में बदल दिया। कम से कम 16 फिलिस्तीनी मारे गए और शहर में आग, धुआं और भगदड़ का माहौल है। उसी वक्त यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से चर्चा कर रहे थे। डेस्क पर मुलाकात और गलियों में मौत। चश्मदीद बताते हैं कि हवाई और जमीनी दोनों तरह से बमबारी हुई। लोग सड़कों और खाली मैदानों में बने अस्थायी ठिकानों की ओर भागते दिखे। इजराइल का कहना है
कि ये अभियान हमास को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए है और नागरिकों को दक्षिणी मानवीय जोन में जाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई देश इसे जबरन बेदखली मानते हैं। वे तथाकथित सुरक्षित जोन भी सुरक्षित नहीं, वाण खाने पीने की व्यवस्था मन के बराबर है और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, यानी वहां भी लोग या तो भूख से मर सकते हैं या गोलियों से। फिलिस्तीनी महिलाओं की दास्तां दिल दहला देती है। 50 साल की गजा निवासी गादा कहती हैं, ये बेदखली जानलेवा बन चुकी है। ये तो मौत का ही दूसरा रास्ता है। IDF कहता है, दक्षिण जाओ, लेकिन लोग पूछते हैं अगर वहां भी बम गिरे तो हम कहां जाएं? मौत हर रास्ते पर उनका इंतजार कर रही है। गजा का नक्शा बदल रहा है। इजरायली फौज कई इलाकों को पहले ही ध्वस्त कर चुकी है और अब सेंट्रल और वेस्ट गजा की ओर बढ़ रही है, जहां लाखों बेघर लोग शरण लिए हुए हैं। हमास के मुताबिक 11 अगस्त से अब तक करीब 3 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। एक महीने में लगभग 10,600 मकान और 13,000 टेंट तबाह हो चुके हैं। गजा धीरे धीरे भयावह रूप से खंडहर में बदल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें यही कहानी बयान करती हैं। ये वो जुल्म है जिसे आपने शायद सुना हो न पढ़ा हो। ईरान ने खुलकर गुस्सा जताया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इजरायल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अब चुप बैठना मुमकिन नहीं। उन्होंने इस्लामी देशों से अपील की, इजरायल से रिश्ते तुरंत तोड़ दो। उन्होंने इजरायल की बर्बरता और गजा में जारी नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अमेरिका और यूरोप की मदद से इजरायल पड़ोसी देशों पर भी नजर रख रहा है। संकेत कतर की ओर था। कतर पहुंचने से पहले पेजेशकियान ने कहा कि ओपेक और अरब लीग की आपात बैठक इजरायल की खुली जंखोरी और उन अपराधों पर चर्चा करेगी जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कुचलते हुए किए जा रहे हैं। उनका कहना है, वोटों और बयानबाजियों से अब काम नहीं चलेगा, कदम उठाने होंगे। वीना में शुरू हुई आईए की छठी आम बैठक में ईरान ने कड़ा संदेश दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा, जो लोग हमारी वैज्ञानिक क्षमता मिटाने का सपना देख रहे हैं वे देखते रहें, हमारा विज्ञान मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल ने दोबारा हमला किया तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और खतरनाक होगा। कुल मिलाकर कूटनीति के मंच पर बयान तेज हो गए हैं और मैदान पर तूफान और तेज। दुनिया आज एक सवाल पर ठहरी है, कूटनीति की बातें कब तक गूंजेंगी और कब तक गोलाबारी के आगे दबेंगी। ईरान ने फिर जोर देकर कहा कि उसकी परमाणु वैज्ञानिक क्षमता को कोई बाहरी ताकत मिटा नहीं सकती। वीना में चल रही आईए बैठक में ईरानी प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी और अमेरिका व इजरायल की गैर कानूनी कार्रवाइयों की खुलकर निंदा होगी। लेकिन अमेरिका की ओर से क्या जवाब आया? वाशिंगटन ने कहा कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह निष्क्रिय करना जरूरी है। संदेश साफ था, ईरान का परमाणु रास्ता बंद होना चाहिए। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस रायट ने इसे दोहराया, ईरान की कोई भी संवर्धन या प्लूटोनियम क्षमता बरकरार नहीं रहनी चाहिए, सब हटाना होगा। इजरायल के भीतर भी ऐसी कट्टर आवाजें उभर रही हैं जो और सख्त कदमों की वकालत कर रही हैं। N12 चैनल पर दिखे एक वीडियो में एक अधिकारी हिब्रू में भावुक होकर कह रहा था, IDF को हतोत्साहित न करें बल्कि बढ़ावा दें, मिशन पूरा करें, गजा पर कब्जा करें और लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें। समुद्र के किनारे नई कॉलोनी बसानी है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि उन सपनों की झलक है जो जीत के बाद जमीन पर कब्जा जमाने की चाहत रखते हैं। यही सोच कुछ अखबारों और लेखों में भी साफ दिखती है। 15 सितंबर की एक हेडलाइन सब कह देती है, इजरायल को कतर पर फिर हमला करना चाहिए। यानी कुछ लोग अब खुलकर जिनकी हिमायत कर रहे हैं और कुछ लॉबी समूह इस माहौल को हवा दे रहे हैं। उधर लेबनान से खबर है कि सुरक्षा बलों ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जिसमें 720 किलोग्राम हशीश और करीब 68 लाख कैप्टागॉन टैबलेट जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि ये खेप सऊदी अरब के लिए जा रही थी। चिंता ये है कि इस नशे की खेप का असर वहां की युवा पीढ़ी पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर कूटनीति के मंच पर बयान तेज हो गए हैं। अखबारों और चैनलों में जिंक के समर्थक स्वर उभर रहे हैं और मैदान पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ये वही दुनिया है जहां कमरों में कूटनीति की बातें होती हैं और सड़कों पर
जिंदगियां जल रही हैं। यही है अभी की तस्वीर, कहीं बम और मिसाइलों की गूंज, कहीं कूटनीति के नाम पर बड़े बड़े मंचों से तीखे बयान। एक तरफ लोग अपनी जमीन और घर छोड़कर दरबदर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारें नई रणनीतियां गढ़ रही हैं। सवाल वही है, क्या ये आखिरी हिजरत होगी? क्या कभी ऐसी सुबह आएगी जब हथियारों की जगह इंसानियत की आवाज बुलंद होगी? फिलहाल इतना ही। उम्मीद करें कि अगली बार जब हम मिलें तो हालात कुछ बेहतर हों।